कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल एसएससी जेई 2022 चैम्पियंस एंड रनर अप्स। ध्यान रहे इस बात का कि कोई फेलियर ना बोल दे आपको। किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई फेलियर बोल दे। आप रनर अप्स हो, आपने पहली स्टेज क्लियर की, आप दूसरी स्टेज में पहुँचे बिल्कुल लास्ट तक, तो ना कोई और आपको फेलियर बोल दे और आपकी भी खुद से इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि आप अपने आप को फेलियर कह के बुलाएं। ये एक कंपटीशन का पार्ट है। कुछ लोग चैम्पियंस बनेंगे, कुछ लोग रनरअप्स रहेंगे, लेकिन वो फ्यूचर चैम्पियंस बनेंगे। अब रनरअप से चैम्पियन का सफ़र और एक लूज़र का सफ़र। लूज़र कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब रनरअप आप हो, आपने ये स्टेज क्लियर नहीं कर पाए आप, ठीक है। अब लूज़र कौन है, चैम्पियन कौन है। अब आज आपको एक डिसीज़न लेना है अपने अच्छे के लिए। अब अगर आप क्विट कर दोगे यहाँ से तो ऐसा नहीं है कि आप लूज़र बन जाओगे। क्विट अगर आप इसलिए करते हो क्योंकि आपने अपने आप को सब कुछ दे के देख लिया इस पेपर को, और आपको लगता है कि आप यहाँ पे उतना अच्छा नहीं कर पाओगे, आप किसी और क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हो, तो आप एक चैम्पियन हो कि आपने अपने लिए एक सही डिसीज़न लिया चैम्पियन बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन की लाइन ही है जो भी है आपको चैम्पियन बनाएगी। ये डिसीज़न आपका खुद का होगा। आपको अपना सेल्फ एनालिसिस करना होगा। जो बहुत सालों से यहाँ पे है उसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, मैं बताऊँगा, कुछ फैक्टर्स बताऊँगा कि किस तरह से आप चेक करोगे इस चीज़ को, ठीक है। और हर दिन बस एक मेंटल हैरेसमेंट है, पढ़ाई करना भी एक मेंटल हैरेसमेंट है। बस किसी तरह से ऐसा लगता है कि बस एक साल निकले, तैयारी करूं और फिर पेपर दूं, और उसके बाद फिर कट ऑफ से बहुत पीछे रह जाते हैं हम। और आप फिर भी कोशिश कर रहे हो कि मैं एक साल और दूं, तो आप लूज़र हो सकते हो। लेकिन आपको सेल्फ एनालिसिस आज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से इस स्टेप को क्विट करते हो, आप 2023 की तैयारी नहीं करते हो, तो आप चैम्पियन भी हो सकते हो। और अगर जो आप आगे बढ़ते हो ये जानते हुए भी कि आपका पोटेंशियल इस लाइन में नहीं है, फिर भी आप एक बार और मौका देना चाहते हो अपने आप को, तो आप एक लूज़र हो सकते हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपका फ्यूचर जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ये मैटर करता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमें अभी छोड़ देना चाहिए इसको, आगे की तैयारी नहीं करनी चाहिए, या फिर एक बार और तैयारी करनी चाहिए। उससे पहले आपने जो कमेंट्स किए थे पोस्ट के ऊपर, तो उनमें से कुछ के मैं रिप्लाई करना चाहूँगा। जैसे, बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहा हूँ फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, पता नहीं चल रहा कहाँ कमी है। मतलब ये एक कमेंट नहीं था, बहुत सारे कमेंट्स को मिला के मैंने कुछ कमेंट्स बनाए हैं। इन सब के आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा इसके अंदर। और ये जितने भी आंसर होंगे बहुत सब्जेक्टिव होंगे, मेरी सोच के अकॉर्डिंग होंगे ये। तो काफ़ी लोगों के साथ उनकी सोच के साथ थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपका भला हो, मैं कुछ ऐसे आंसर दूँ। तो प्रिपरेशन आप बहुत टाइम से कर रहे हो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पता भी नहीं चल रहा आपको कि कमी कहाँ पे है। दूसरा, जॉब के साथ हो जाएगा क्या सिलेक्शन, ये भी सवाल था। और सरकमस्टेंसेस ऐसे हैं कि जॉब करनी ही पड़ेगी, तो जॉब के साथ हो जाएगा क्या सिलेक्शन। तीसरा, कट ऑफ बहुत हाई गई है इस बार, प्री में अच्छे मार्क्स थे फिर भी नहीं हुआ सिलेक्शन। अच्छा, ये एक और है कि अनफेयर हो रहा है कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, गाइडेंस वीडियो कब से आएगी, जो मैं गाइडेंस वीडियो बनाता हूँ पर डे के हिसाब से, कांटेक्ट कैसे हो सकता है मेरे साथ, ठीक है। और एक और कि जो मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बता देता हूँ, तो अदर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी की भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि नहीं। तो कुछ के आंसर जो तुरंत मैं बता सकता हूँ। पहला, गाइडेंस वीडियो कब से आएगी, तो देखो मेरा 25 जून को एग्ज़ाम है ईएससी मेंस का। उससे पहले तो मैं, मतलब मेरे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। एक तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं कि घंटे में भी सॉल्व होते हैं कुछ क्वेश्चन, तो मेरा पूरा दिन प्रैक्टिस में निकल जाता है क्वेश्चंस की। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं अभी वीडियो बना पाऊँ। दूसरा, कांटेक्ट कैसे, तो अभी तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर पाऊँगा किसी से भी, क्योंकि काफ़ी सारे पर्सनल काम भी होते हैं, पढ़ाई भी होती है। तो अभी मैं पर्सनली तो टाइम नहीं दे पाऊँगा, उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन आप 25 जून के बाद हम कोशिश करेंगे कि लाइव इंटरेक्शन कर पाएँ, या फिर मैं आपको टेलीग्राम पे कुछ रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे। तो वो 25 जून के बाद ही हो पाएगा, अकॉर्डिंग टू जैसे मुझे, मतलब मैं फ्री होगा मेरा टाइम, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं गाइडेंस वीडियो तो 25 जून तक नहीं बना पाऊँगा कोई आपके लिए।
बाकी मैंने एक वीडियो बना दी थी आप लोगों के लिए कि आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है एसएससी जेई के लिए, ठीक है। हाँ, अदर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी, ये वाला भी क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ आपको। देखो, जैसे मैंने एसएससी जेई के लिए आपकी गाइडेंस वीडियो बनाई, उसके अंदर रीजनिंग था, उसके अंदर जीके था और उसके अंदर टेक्निकल था। ऐसे ही मैंने यूके पीएससी एई के लिए भी बनाई थी, उसके अंदर हिंदी भी था, इंग्लिश भी था, जीके भी था, ठीक है, टेक्निकल भी था। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का नाम दे के ही कोई स्ट्रेटजी वीडियो बनेगी। आप इनको देखो, इनका एक आइडिया लो कि किस तरह से पढ़ना है और अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक एग्ज़ाम की अलग से वीडियो बनाई जाएगी। आपको जो चीज़ बताई जाए उससे ज़्यादा समझना है, और क्योंकि सिलेक्शन तो अल्टीमेटली आपका होगा, ठीक है। आपको जो भी रिसोर्स मिले उससे आपको बेस्ट निकालना है। तो मैंने ये दोनों वीडियो बना दी है, आप इनको देख सकते हो, इनसे समझ सकते हो कि आप इसको अपने वाले एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि यही सब होता है कोर्स में, जीके होता है, एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है और टेक्निकल होता है। ये जो 2 एग्ज़ाम की मैंने वीडियो बनाई है, इनसे आप देख सकते हो कहाँ से क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा वो था कि बहुत टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है और पता भी नहीं चल रहा कि कमी कहाँ पे है। तो वापस से अपने उस टॉपिक पे आ जाते हैं, लूज़र और चैम्पियन वाले पे। देखो, मैं फिर से बता दूं, बहुत सब्जेक्टिव बातें हैं, बिल्कुल मेरी सोच के अकॉर्डिंग है। बस कोशिश मेरी ये रहेगी कि आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा, आपके साथ कॉन्ट्रडिक्ट भी कर सकती हैं ये बातें, ठीक है। तो चैम्पियंस और लूज़र वाली बात को मैं इससे एसोसिएट कर दूंगा कि कैसे, कि प्रिपरेशन आप बहुत टाइम से कर रहे हो फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहली चीज़ तो अभी जब आपको अपने लिए फ़ैसला लेना है कि आपको आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है कि नहीं करनी है, तो देखो, पहला तो इंडिकेटर यहीं पे आ गया कि अगर आप मेंस जैसे एग्ज़ाम तक पहुँचे हो, प्री क्लियर करके मेंस तक पहुँचे हो, तो मुझे तो नहीं लगता किसी भी बच्चे को छोड़ना चाहिए। क्योंकि मेंस तक पहुँचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर आप यहाँ तक हो तो अ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता, या फिर अ, आप लायक नहीं हो इसके कि आपको यहाँ पे जॉब मिल सके, ठीक है। तो पहला तो यही है वैसे इंडिकेटर, लेकिन बाकी मैं कुछ आपको इंडिकेटर देता हूँ जिन पे आपको फैसला लेना है अपने आगे का फ्यूचर का। पहला, टाइम। टाइम को फैक्टर कभी भी नहीं बनाना है। टाइम, जैसे आपने 2018 में पास आउट किया कि 17 में किया कि 15 में किया, कभी भी किया हो, आज भले ही 23 हो, 2023 चल रहा हो, आपको 5 साल हुए हैं या 10 साल हुए हैं, टाइम फैक्टर नहीं है। फैक्टर जैसे आप इसको इस तरह से नहीं आंक सकते कि 5 साल मैंने तैयारी की है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये 5 साल जब आप बोलते हो कि आप पास आउट से उसको काउंट कर लेते हो, लेकिन इफ़ेक्टिव स्टडी आपने इन 5 साल में कितनी की है? अगर सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि बस सिर्फ मैं इस चीज़ को काउंट करूं कि मैं पास आउट कब से हुआ था और अब 2023 है और अब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, और इस बीच में आपने पढ़ाई के अलावा सब कुछ किया है, बीच बीच में बस कहीं पढ़ाई कर ली और फिर आपने इस चीज़ को इस तरह से जोड़ लिया कि मैं इतने साल से पढ़ाई कर रहा हूँ फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो तो ये तो सबसे इजी केस है। इसके अंदर तो सवाल आना भी नहीं चाहिए आपको। आपको अपने अंदर से पता होगा कि आपने कितनी मेहनत की है। एक पर्टिकुलर कुछ बच्चों की केस की बात बता रहा हूँ मैं, कि कितनी मेहनत की है आपने और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको पता चल चुका है। तो आप सीधा सीधा इसकी भरपाई कर सकते हो और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो ताकि सिलेक्शन हो। ये तो बहुत इजी केस है। टफ़ केस ये है कि कुछ बच्चे लगातार लगे हुए हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये बहुत ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको इसको टाइम से नहीं आंकना है। हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर बच्चा की कैपेसिटी अलग होती है पढ़ाई की। तो इसको आप टाइम पे नहीं नाप सकते। इसको आप कैसे नापोगे? इसको आप ऐसे नापोगे कि आज की डेट में, मान लो 2023 चल रहा है, ठीक है। आप इसी डेट में पिछले साल को अपने आप को सोचो, उससे पहले अपने आप को सोचो। आपकी जो आज की नॉलेज है, क्या 2022 में जो आप इसी टाइम पे थे, क्या आपकी नॉलेज उतनी ही थी या आप कुछ सीखे हो? या फिर 2021 में आपकी जो नॉलेज थी, क्या कुछ चेंज आया है? आज आप जो PYQ देखते ही कर देते हो, क्या 2022 में आप कर पा रहे थे जब आपने पेपर दिया था? आज जो कॉन्सेप्ट आप देखते हो, जो आपको बहुत आसान लगते हैं कि अरे ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसमें क्या फँसना? क्या 2022 में ऐसा था कि आपको लगता था कि यार ये कॉन्सेप्ट तो कभी समझ में आएगा ही नहीं जब तक कोई और नहीं पढ़ाएगा, या फिर मतलब कितना भी पढ़ लूँ नहीं आता समझ में? अगर आप देख रहे हो
भले ही स्लो ग्रोथ देख रहे हो आप अपने आप अंदर, बहुत स्लो ग्रोथ देख रहे हो, लेकिन वो ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से टाइम को फैक्टर नहीं बनाना चाहिए आपको। आपको एक बार और अपने आप को मौका देना चाहिए, क्योंकि आप मेंस जैसी स्टेप तक पहुंच चुके हो, तो आपको एक बार और मौका देना चाहिए अपने आप को, अगर आप ग्रोथ कर रहे हो। लेकिन अगर इसका उलट है कि पहले आपके जितने नंबर आते थे, देखो कंपटीशन बढ़ा है तो नंबर की तो देखो ये है कि नंबर तो कम मतलब हो सकते हैं, क्योंकि पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कि पहले आपके कैसे नंबर आते थे, अब कैसे आते हैं। आप इसको इस तरह से जज करो कि आपका मेंटल लेवल, आपके एनालिटिक कैपेबिलिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। पहले आप जितना कर पा रहे थे, क्या पता अभी आप उससे कम कर पा रहे हो क्या? वो पीवाईक्यू जो आपको पहले भी नहीं आता था, अब भी नहीं आता है, ठीक है। ओवरऑल आप देखो कि आप डिग्रेड ही हुए हो, बढ़ने के अलावा आप डिग्रेड हुए हो, तो आपको छोड़ना चाहिए इसको। और आप इस चीज़ का कंपैरिजन मार्क्स से नहीं करेंगे कि मार्क्स पहले मेरे इतने आए थे, अब इतने हैं। ओवरऑल देखो, अपने सब्जेक्ट उठाओ, अपनी कॉपी उठाओ, अपने आप को इमेजिन करो पहले कैसे थे आप और अब कैसे हो, इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उल्टा है इसका कि आपको हैरेसमेंट फील होती है पढ़ाई करते हुए, तो आपको छोड़ना चाहिए इस लाइन को। आपको देखना चाहिए कि कोई और लाइन है क्या आपके लिए। अब अगर लगता है आपको कोई और लाइन है आपके लिए, तो उसमें जाओ। और लेकिन अगर जो नहीं लगता है आपको कि कोई और लाइन हो ही नहीं सकती, पहले तो अपने सामने ऑप्शंस भी रखो बहुत सारे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मान लो जैसे एक तो है कंपटीशन, इसके अंदर तो सीधा सीधा ये है कि आपको डायरेक्ट कंपटीशन में लड़ना है। 1 लाख बच्चे हैं, 100 सीट्स हैं, 1000 सीट्स हैं, डायरेक्ट उनसे लड़ना है। लेकिन उस लड़ाई के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये तो सीधा सीधा रास्ता है, और मैं तो इसको सबसे आसान रास्ता मानता हूँ, क्योंकि आपको पता है मेहनत करनी है, बस एक प्रोसेस को फॉलो करना है, पूरे साल भर पढ़ाई करनी है, 8 8 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। अगर आपने इतना किया, आपको अंदर से पता है कि अगर आपने इतना किया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। एक स्टेप है ये। दूसरा स्टेप ये है कि कोई बात नहीं, उसके अंदर इतनी मेहनत नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है, लेकिन ईज़ी गोइंग है, आप कर सकते हो। सरकमस्टेंसेस आपके ऐसे हैं घर के, या फिर कोई और दिक्कत है, आप वो चीज़ करना चाहते हो, तो अभी उसमें चले जाओ। क्योंकि अगर माइंड इतना डिस्टर्ब है आपका कि सब, जैसे मान लो फैमिली में प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है, आपको लगता है अभी जॉब कर लेनी चाहिए घर को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको कर लो, ठीक है। लाइफ बहुत बड़ी है, चीज़ें हो जाएंगी बाद में भी, कोई दिक्कत नहीं है। जॉब के साथ साथ अगर आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर होगी, तो आप जॉब के साथ भी कर लोगे। अब अगर जो आप एग्जांपल लो, 24 घंटे आपके पास होते हैं, मैं ऐसे मानता हूँ कि 8 घंटे प्लस जो डेली पढ़ रहा है, 1 साल तक पढ़ रहा है, मतलब इफेक्टिवली पढ़ रहा है, उसका होना ही होना है। एसएससी में तो हो ही जाएगा। यूपीएससी एक अलग चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर मेहनत के साथ साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स काम करने लगते हैं। लेकिन एसएससी को तो मैं ये मानता हूँ प्योर मेहनत का खेल है। अभी कट ऑफ भी जब मैं डिस्कस करूँगा, तो मैं क्या बताऊँगा इस चीज़ को कि क्यों मेहनत का ही खेल है सिर्फ ये, कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 8 घंटे प्लस भी पढ़ रहे हो डेली, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा। लेकिन अब आप एक जॉब पकड़ते हो, ठीक है, जॉब के बाद आपको 4 घंटे मिलते हैं पढ़ाई करने के, तो उस पढ़ाई में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक सिक्योरिटी भी रहेगी कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है। अब ये होता है कि आप कुछ जॉब नहीं भी कर रहे हो, तब भी आप 8 घंटे नहीं पढ़ते हो, तो इससे अच्छा तो जॉब लेके 4 घंटे पढ़ लो। सही बता रहा हूँ। आप घर पे पड़े रहते हो, आप सोचते हो 2 3 घंटे पढ़ लिए बस, एक दिन 8 घंटे पढ़ते हो, अगले दिन छोड़ देते हो पढ़ाई, तो देखो कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। इस तरह की पढ़ाई से तो 10 साल भी निकल जाएंगे, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा। बेटर है, अगर आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, तो जॉब पकड़ लो। जॉब में धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत से हो भी जाएगी चीज़ें। तो पहला फैक्टर क्या है? टाइम। टाइम से जज नहीं करना है। अगर आपका 4 साल नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे यूपीपीएससी एई में कि उनको कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन इस बार मिल गया है उन्हें डिपार्टमेंट। एसएससी जेई में ऐसा है कि इतनी सारी टेस्टिमोनी, इतने सारे कमेंट्स मैंने देखे कि इतने साल से फेलियर देखा और इस बार सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो गया। तो वो कंसिस्टेंसी की वजह से आज उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर ली। तो देखो, रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा है, सही में बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, उसके लिए मेहनत की जा सकती है। क्योंकि हमें पता है कि एक तरफा मेहनत है, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद ज़िंदगी बन जाती है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि आप डिग्रेड तो नहीं हो रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि यार ये पढ़ाई क्या है, हैरेसमेंट है, तो देखो आपको छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई। एक दूसरा फैक्टर और आता है,
सोशल प्रेशर। कई लोग सिर्फ अपनी तैयारी सोशल प्रेशर में आके छोड़ देते हैं कि वो हर साल रिजल्ट बताते हैं अपना। ठीक है, सोशल प्रेशर में फैमिली भी आती है। फैमिली की इंटेंशन गलत नहीं होती कि अगर वो आपसे रिज़ल्ट पूछते हैं आपका, ठीक है, या फिर आपको बोलते हैं कि नहीं हुआ यार, नहीं हुआ बेटा सिलेक्शन, आपको हैरेसमेंट फील होती होगी, लेकिन अ, उनकी इंटेंशन ऐसी नहीं होती कि आपको नीचा दिखाएं। आपको यहाँ पे थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी कि आप इस सोशल प्रेशर के चलते कोई डिसीज़न ना लें कि अगर आपने एक साल और तैयारी करी और आपको फेलियर फिर से देखने को मिला सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जिसे सोसाइटी फेलियर कहती है, ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ होती है तो सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। इस सिलेक्शन नहीं होने के बाद भी मान लो आप 2 नंबर से रह गए और जिसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच में 2 नंबर का गैप है, क्या नॉलेज कंपेयर हो गई दोनों की, या आपने इस साल में जो सीखा क्या वो छूट गया आपसे सब कुछ? तो जो आपने मेहनत की है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई थी और इस साल वो आप भरपाई कर लोगे, तो ना टाइम का फैक्टर देखो, क्योंकि अगर जॉब लग गई तो पिछले जितने भी साल आपने वेस्ट कर दिए सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो सब धुल जाएंगे। और ना ही सोशल प्रेशर में आके कोई फ़ैसला लो कि इस बार एक बार और फेलियर हो देख लिया मैंने तो सोसाइटी तो मेरी जान ही ले लेगी। ये कुछ नहीं होता। आप जितना इनको भाव देते हो सोसाइटी को, उतना ही आपके सर पे चढ़ते हैं। ठीक है, अपने से मतलब रखो, देखो आप कर सकते हो कि नहीं। ना सोसाइटी के प्रेशर में आके कोई चीज़ एडोप्ट करो कि हाँ कंपटीशन में आपको लड़ना है और सिलेक्शन लेना है ताकि आप किसी और को दिखा सको। आपकी लाइफ है, ये डिसीज़न आपको लेना है, ठीक है, कि आप कर क्या सकते हो। ठीक है, बाकी मैं यही कहूँगा कि मेंस तक पहुँचे हो तो कैपेबिलिटी तो है आपके अंदर। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा घुमाव वाला आंसर था, लेकिन इसका सीधा आंसर दिया नहीं जा सकता। मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने फ़ील की हैं चीज़ें वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एनालाइज़ करो, टाइम को मत देखो, अपनी प्रोग्रेस देखो कि पिछले साल जहाँ पे थे क्या आज भी वहीं पे हो, उससे प्रोग्रेस हुई है, पीवाईक्यू कर पा रहे हो क्या, कॉन्सेप्ट आ रहे हैं क्या, ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि टाइम को आप अपना हथियार बना सकते हो कि ठीक है आप बहुत स्लो लर्नर हो, आपने इतने साल में सिर्फ इतना सीखा है, लेकिन अगले साल में भी तो कुछ ना कुछ सीखोगे, मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज़ में टैलेंट हो नहीं हो, हर एक चीज़ में एक चीज़ कॉमन रहती है, वो है मेहनत। अगर आपके पास टैलेंट नहीं है लेकिन आप हार्ड वर्क के साथ अपने टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हो तो आप टैलेंट से आगे निकल जाते हो। टैलेंट को भी हार्ड वर्क की ज़रूरत पड़ती है, उसको टाइम थोड़ा कम लगता है लेकिन हार्ड वर्क की उसको भी ज़रूरत पड़ती है सिलेक्शन के लिए। अगर आपके पास टैलेंट कम है तो अपने हार्ड वर्क से, क्योंकि देखो टैलेंट जो होता है वो इनहेरेंट हो सकता है, बचपन में कौन किसका दिमाग कैसा है, लेकिन जो आपका हार्ड वर्क है वो आपकी आपके ऊपर निर्भर करता है, आपका अपने मन पे कितना कंट्रोल है। आप विपरीत परिस्थितियों में भी, बहुत ख़राब सिचुएशन है तब भी पढ़ सकते हो क्या, तब भी आप अपने डिस्ट्रैक्शन अपने सोशल मीडिया को छोड़ के पढ़ाई कर सकते हो क्या। अगर आप बहुत कमज़ोर हो, आपके पास टैलेंट भी नहीं है, आप इतने भी कमज़ोर हो कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो बहुत आसानी से, सुबह से शाम तक वीडियोज़ देखते हो, सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव हो। मैं अभी अपना बताऊँ तो मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता हूँ, पता नहीं कब से नहीं चलाता हूँ, किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे अगर हूँ तो सिर्फ इसलिए हूँ कि जैसे आप लोग मैसेज करते हो, ठीक है, द हिंदू अपलोड करने के लिए या फिर नोट्स अपलोड करने के लिए, सिर्फ इसलिए हूँ। बाकी मैं किसी सोशल मीडिया साइट पे नहीं हूँ। ठीक है, बहुत ज़रूरत हुई डाउनलोड किया फिर अनइंस्टॉल कर दिया, ये मेरा फंडा है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन टाइम वेस्ट ही करेंगे, मुझे टाइम चाहिए अपने हार्ड वर्क से मल्टीप्लाई करने के लिए, सिलेक्शन तभी होगा। और ये हार्ड वर्क जो है ये ये इनहेरेंट नहीं होता, ये तो जब चाहो आप तब अपनी बर्निंग डिज़ायर से बना सकते हो। बस बैठना है, जिस टाइम पे मन नहीं लगे तब भी पढ़ना है, यही हार्ड वर्क है। और उसको जब आप टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है, टैलेंट को भी बीट कर दोगे आप। ठीक है, तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, अपने आप आंकलन करो, आपको लग रहा है सारी चीज़ें सही है तो टाइम से मत घबराओ, टाइम देने से एक बार और मेहनत करो। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉब, हाँ जॉब आप कर सकते हो, फिर से मैंने वही बताया कि आपको 8 घंटा तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन आप पूरे दिन घर पे बैठे रहते हो, 2 घंटे भी नहीं पढ़ते हो, तो इससे अच्छा तो जॉब कर लो। जॉब के साथ धीरे 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 कभी ना कभी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम टर्नओवर तो करोगे, अपने घर वालों का सहारा तो बनोगे।
ठीक है, तो जॉब ज्वाइन कर सकते हो। जॉब सिर्फ उसी केस में ज्वाइन मत करना जब आपको लगता है कि मैं तो 8 घंटे डेली दे सकता हूँ अपनी पढ़ाई को, ठीक है, इतना मैं पढ़ सकता हूँ, घर पे जॉब जाऊँगा तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा उतनी, तभी जॉब ज्वाइन करनी है। अगर आपको लगता है आप घर पे वैसे भी नहीं पढ़ रहे हो तो भाई देखो जॉब ज्वाइन करना ही सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया, कट ऑफ हाई की बात करते हैं। और दूसरा एक और पॉइंट था कि मैकेनिकल स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है क्या, ये भी मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया, तो दोनों को मैं एक साथ डील कर लेता हूँ, कट ऑफ हाई और मैकेनिकल स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है क्या। तो चलो सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं इस बार की। जो फाइनल कट ऑफ गई है CPWD के लिए, जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ है वो 347 मार्क्स थे उसके, और BRO में जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ है 323। पहली बात तो सिर्फ आप ये देख के कि किसी को BRO मिला है, किसी को CPWD मिला है, इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन बच्चा कितना टैलेंटेड है, किसने कितनी मेहनत की थी। ये बहुत कम मार्जिन है, यहाँ से वहाँ जाने में, वहाँ से यहाँ आने में। एक क्वेश्चन 15 नंबर का एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत हो गया, ऊपर नीचे हो जाते हैं चीज़ें। ठीक है, भले ही आपने कितनी मेहनत की हो, वहाँ पे कुछ ऐसा लग बैठा, आपका दिमाग नहीं चल पाया। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन आया था एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर वाला, ठीक है, किसी ने कितनी भी प्रैक्टिस की हो लेकिन फिर भी उसको रेस्ट की जगह उसने एक्टिव पे ले लिया, पैसिव पे ले लिया, 15 नंबर वहाँ पे ख़त्म हो गए उसके। ठीक है, भले ही उसके प्री में कितने अच्छे नंबर आए थे। तो ये डिसाइड नहीं करेगा आपके पास CPWD है या BRO। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप इक्वल ही हो, सब बराबर हो आप। ठीक है, तो सभी जॉब अच्छी है और सब आप बिल्कुल बराबर हो, आपके अंदर कोई कम नहीं है, आप किसी से कम नहीं हो अगर आपको BRO मिला है तो चलो पॉइंट पे आते हैं। पहला, कट ऑफ हाई जाने का कारण, और दूसरा मैकेनिकल स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है क्या। मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस चीज़ के ऊपर। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका पेपर अलग अलग होता है। ठीक है, मैं वैसे जैसे सिविल से हूँ तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है इसकी। पेपर दोनों को अलग होता है लेकिन कट ऑफ दोनों की सेम आती है। मैकेनिकल वाले बच्चों का कहना ये है कि पेपर इलेक्ट्रिकल वालों का बहुत आसान आता है, इसलिए मैकेनिकल के बहुत कम सेलेक्ट हो पाते हैं। रेशो बहुत 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 ज़्यादा कम है मैकेनिकल का इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो उनके साथ गलत हो रहा है क्या। ठीक है, मेरी पर्सनल राय पूछोगे, मैं भी कुछ बताऊंगा। आप 10 जनों से पूछोगे, हाँ ऐसा हो सकता है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि हाँ मैकेनिकल वालों के साथ गलत हो रहा है। हाँ ये तो सही बात है, नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए दोनों पेपर में, ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हो। पहला पॉइंट तो ये हो गया। चलो मेरा भी मानना यही है कि मैकेनिकल स्टूडेंट्स के साथ गलत हो रहा है। दूसरा कि हमने तो बहुत मेहनत की थी, प्री में मेरे 140 नंबर थे, 150 नंबर थे, ठीक है, फिर भी कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जा रही है, क्या करें। तो देखो इन सब के आंसर आपको हर जगह पे यही मिलेंगे कि हाँ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है कट ऑफ, आपको सिंपैथी देने के लिए, जो कि सच भी है, कट ऑफ हाई भी जा रही है। ठीक है, और ये भी सच है कि नॉर्मलाइजेशन कर देना चाहिए यहाँ पे। तो देखो इन सब चीज़ों से आपको बहुत अच्छा भी फील होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा आपको इन दोनों को आंसर को सुन के। ठीक है, और जो बोलेगा कि नहीं कट ऑफ इतनी ज़्यादा कहाँ है, या फिर बोलेगा कि इलेक्ट्रिकल वाले भी तो पेपर दे रहे हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप उनसे लड़ सकते हो आपको जब आपके मतलब का आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन इन आंसर से क्या हो रहा है, सिर्फ आपको सिंपैथी मिल रही है, सिर्फ आपको सिंपैथी का सुख मिल रहा है, आपको अभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी इन चीज़ों से। सक्सेस तभी मिलेगी जब एक सिस्टम नाम की चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे। सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है जो पैटर्न बना दिया उसको फॉलो करना है, वो मेरे एग्ज़ाम का पार्ट है। सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि जो रूल उन्होंने बना दिए उसके अकॉर्डिंग ही आपको लड़ना पड़ेगा। आपको लगता है आपके साथ गलत हो रहा है तब भी आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आपने अपने मन में ये चीज़ बैठा ली कि पेपर देते हुए भी कि मेरे साथ तो गलत हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, बेटर है कि आप कोर्ट में जाओ, ठीक है, किसी पार्टी के खिलाफ धरना दो। ठीक है, आपको पेपर की जगह ये सब कर देना चाहिए, करने लगना चाहिए। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली देखते हो कि हाँ ये गलत हो रहा है तो फिर मन मन में मत करो चीज़ें, किसी ग्रुप पे मत करो, ऑफिशियली लीगली सू करो चीज़ों को, मतलब आगे बढ़ो लीगली। लेकिन जब आपको पता है कि आप कोर्ट वोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, तो फिर चुपचाप से आराम से सिस्टम को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक आप सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं हो सकता। आप रिजर्वेशन, इस टाइप की चीज़ें, हर एक चीज़ को अपने मन में लेके बैठे हो कि इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जब तक आपके मन में रहेंगी ये चीज़ें कि कट ऑफ तो बहुत हाई जा रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ये सब होता है इसलिए मैं मैकेनिकल का बच्चा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, रिजर्वेशन की वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जब तक आपने दिमाग में ये बैठा दिया है कि इनकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो बात बिल्कुल सच्ची है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
होना भी होगा तब भी नहीं होगा। सबसे पहला सॉल्यूशन इसका ये है कि जो भी सिस्टम है, जैसा भी सिस्टम बना दिया है गवर्नमेंट ने, अगर आप लड़ाई कर सकते हो गवर्नमेंट के साथ तो पहले लड़ाई कर लो, पेपर मत दो। ठीक है, लड़ाई कर लो, देखो चीज़ें बदल सकती हैं, कि आपके लिए ना बदले दूसरों का भला हो जाएगा। लेकिन आप जब लड़ाई नहीं कर सकते हो, और 99% में आप लड़ाई नहीं कर सकते हो, नॉर्मल घर के लोग हैं हम, ठीक है, ऐसे कोर्ट वोट के केस मैं नहीं सोच सकता कभी कि मैं ये सोचूंगा कि कोर्ट के केस करने से अच्छा और दोबारा से पढ़ लूँ। सबकी राय अपनी अपनी हो सकती है, मैं अपना बता रहा हूँ आपको। तो जब आप सिस्टम को एक्सेप्ट करोगे कि जो है जैसा है वही है, यही पिच है, कैसी भी है पिच, ठीक है, दूसरे को कितनी अच्छी पिच मिल गई, मुझे कितनी ख़राब मिल गई, मुझे तो इसी पे खेलना है और इसी में शतक मारना है, उसके बाद चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तब हो सकता है कमाल। लेकिन जब तक आप इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप जब तक ये सोचते रहोगे कि यार पैटर्न चेंज हो गया, मैंने तो उस पैटर्न के हिसाब से तैयारी करी थी, अब ये क्या पैटर्न दे दिया, सब्जेक्टिव दे दिया, ऑब्जेक्टिव दे दिया, ठीक है, मतलब अगर आप सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो सिलेक्शन होने के बहुत कम चांसेस हैं। जिस दिन आप सिस्टम को एक्सेप्ट कर लोगे उस दिन से सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कट ऑफ इतनी है, बिल्कुल सही बात है यार, कट ऑफ इतनी है, कितने लोग पेपर दे रहे हैं, कितने लोग, मान लो 1 लाख बच्चों ने भी पेपर दिया, इससे ज़्यादा बच्चों ने पेपर दिया था, उनमें से 50,000, 50% तो ऐसे मान लो बिल्कुल जीने मरने वाली चीज़ होंगी, मान चुके होते हैं जीने मरने वाली चीज़। बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसा बहुत सारे टाइम ऐसे देखे हैं कि जब मुझे लगता था कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मुझे अगर जॉब मिल गई तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी, जो भी मेरी लाइफ में ख़राब हो रखा है वो सब चीज़ें सही हो जाएंगी। उस इंस्टेंस पे मुझे जॉब नहीं मिली, टूट गया मैं बिल्कुल, लेकिन मैंने तैयारी की। आज मुझे महसूस होता है कि इस टाइम पे मैं जिस जगह पे हूँ, तैयारी कर करके जो मैंने एक्वायर कर ली है अपनी नॉलेज, कि मैं इस जगह पे ऐसा हूँ कि शायद उस टाइम पे अगर जो मुझे जॉब मिल जाती और मेरे हिसाब से, मेरे प्लान के हिसाब से मेरी लाइफ में चीज़ें चेंज हो जाती और जो मैं सोच रहा था बिल्कुल 100% वो सब चीज़ें हो जाती अगर जो मुझे उस टाइम पे जॉब मिल जाती। लेकिन आज मैं जो हूँ, मैं देखता हूँ अपने आप को कि मैं कितना चेंज इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अच्छे चेंजेस मैं कहूँगा इनको आए हैं, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे प्लान से ऊपर एक और प्लान था, वो जो भगवान का प्लान था मेरे लिए, ठीक है। उस टाइम पे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था इस चीज़ को, मुझे लग रहा था कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल वो बिल्कुल सही है मेरे लिए और मेरा ही प्लान जो है वही काम का है, अगर मुझे जब भी जॉब मिल जाए तो मेरे हिसाब से चीज़ें होंगी और मैं बस ज़िंदगी भर खुश रहूँगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट करो इस चीज़ को कि हमारे हमारे प्लान बनाने से बड़ा भी कोई एक प्लान बनाने वाला है और उसका प्लान सबसे ज़्यादा सही होता है, जो मैं आज देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में आपका जब सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपको लग रहा होगा ऐसा कि अगर सिलेक्शन हो जाता तो पता नहीं कितनी चीज़ें अच्छी हो जाती। तो देखो, इतने सारे बच्चे हैं, लगभग सबके साथ ऐसी ही चीज़ें होती हैं अगर वो इतने टफ कंपटीशन में यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो आपको बस दो चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। पहली बात तो सिस्टम को एक्सेप्ट करना है कि जो भी पैटर्न बन रहा है वो सबके लिए बन रहा है, जो भी रिजर्वेशन है, जो भी पैटर्न है, जो भी कट ऑफ है, वो सबके लिए है। अगर ऐसा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सबके लिए है, आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपैथी गेन करने से सिर्फ एक संतुष्टि मिल जाएगी, सक्सेस नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भले ही गलत भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, मेहनत थोड़ी ज़्यादा करो, ठीक है, क्योंकि और कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। तो सिस्टम को एक्सेप्ट करो पहला, और दूसरा ये है कि कंपटीशन है, कुछ का सिलेक्शन होगा, कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना जल्दी अगली बारी के लिए तैयारी स्टार्ट करोगे और अच्छे से तैयारी स्टार्ट करोगे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को अगर जो एक्सेप्ट कर लोगे तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे आपके। और टिप एक ये है कि अपने आप को फेलियर बोलना छोड़ो। एक पेपर था, नहीं क्लियर कर पाए, कोई बात नहीं, तैयारी करो, अगली बार फिर पेपर दो, फिर निकालो उसको, नहीं निकाल पाए कोई बात नहीं, तैयारी करो, ठीक है। डिसीजन लो लाइफ में, अगर आपको क्विट करके कुछ और करना है वो कर लो, ठीक है। उसके बाद उसमें देखो, मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स ही हैं आपकी लाइफ, ठीक है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बहुत बड़ी लाइफ है। ऐसा नहीं है कि एक पेपर के ऊपर डिपेंड है सब चीज़ें। अब ये समझो कि 323 जब जिसके नंबर आए हैं, जिसके 347 आए हैं, क्या इनके बीच में क्या हम कुछ कंपेयर कर सकते हैं क्या, ऐसे कि विजिबल कुछ कंपैरिजन हो सकता है कि ये ज़्यादा होशियार होगा, ये कम होशियार होगा? ऐसा कहीं भी नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन का फेयर होगा, दो क्वेश्चन का फेयर होगा और ऊपर से नीचे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है जिसके प्री में 110 ही, 110 तो नहीं, प्री में 120 125 भी आए होंगे, कट ऑफ से जस्ट क्लियर किया होगा, ठीक है, उसका सिलेक्शन हो गया।
ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो सब मेहनत का खेल है मुझे जो लगता है, और एक सही डिसीजन का खेल है। देखो अपने आप को, एनालिसिस करो अपना। बाकी कट ऑफ हाई जाने के सभी चैनल पे आपको रीज़न मिल जाएंगे कि 1:1 था। ठीक है, जितने बच्चे सेलेक्ट होने थे उतने ही बच्चे बुलाएंगे तो बिल्कुल हाई जाएगी कट ऑफ। और भी बहुत सारे रीज़न दे देंगे वो, लेकिन उससे कुछ भला नहीं होने वाला है आपका जब तक आप इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करोगे कि कट ऑफ इतनी थी, मेरे नंबर इतने हैं, मुझे और मेहनत करनी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस बार जो गलतियाँ रह गई, इस बार इस कट ऑफ को फाड़ के निकलूंगा, ऊपर तक पहुँचूंगा। कट ऑफ क्या चीज़ है, हर बार मैं कट ऑफ क्यों देखता हूँ कि इतने का कट ऑफ है, मुझे टॉपर बनना है, इस यहाँ की सोच रखो। कट ऑफ तो हर बार बढ़ेगी ही। ठीक है, आपको यहाँ पे सोच रखनी है कि इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आऊँगा। ठीक है, इस तरह से सोचोगे चीज़ें तो हो जाएंगी आराम से। ठीक है, तो और क्या पॉइंट है, तो मैं समराइज़ कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। आज आपको सेल्फ एनालिसिस करना है अपना, टाइम बेसिस नहीं होना चाहिए उसका, भले ही आपने कितने टाइम लगा दिया। अगर आप प्रोग्रेस देख पा रहे हो अपने अंदर, ठीक है, वैसे यहाँ तक आए हो तो प्रोग्रेस होगी ही आपके अंदर। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है और दोबारा से एक बार और ट्राई करना है, सिलेक्शन लेना है। सोशल प्रेशर दोनों ही तरह से नहीं देखना है, ना इस तरह से देखना है कि आपका सोशल प्रेशर में आके आप एक बार और दो अपने आप को, और सोशल प्रेशर में आके आप क्विट कर दो। दोनों ही चीज़ें नहीं देखनी है, ये फैसला आपका होना चाहिए, प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और भी जो फैक्टर आपको लगता है अपने आप से बात करो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कट ऑफ से रिलेटेड मैं आपको बता दूं, एक कट ऑफ हाई का जो एक हाइप है उसको भी एक बार देख लेते हैं। 323 गई है बीआरओ की कट ऑफ सिविल के लिए। ठीक है, अगर आपके प्री में 130 नंबर भी आए होते, जो कि एक अच्छी मेहनत करी होगी जब बच्चे ने, 130 नंबर आ सकते हैं। 140 150 बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन 130 आ सकते हैं। ठीक है, 130 भी छोड़ो, अगर मान लो 125 आए थे तो कितने होंगे, 198। अगर आपके मेंस में 198 मार्क्स भी आते तब भी आपको बीआरओ मिल जाता। अब अपने दिल पे हाथ रखे ये चीज़ खुद से पूछो कि जो एसएससी जेई मेंस का पेपर आया था, क्या वो आसान था कि नहीं था, क्या वो बहुत टफ था, 300 में से कितना अटैम्प्ट होने लायक था। तो इसको इस तरह से भी देखो, बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। हाँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो कि गलत होने के चांसेस थे, लेकिन अगर मेहनत बहुत ज़्यादा हुई होती, ठीक है, तो 200 नंबर तो लाए जा सकते थे। ठीक है, भले ही प्री में कम नंबर भी रहे हों, ये सच्चाई है। तो मतलब कहीं ना कहीं तो कमी रही है, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता तब भी इतनी कट ऑफ जाती, तो एक बारी के लिए सोचा जा सकता था। लेकिन खुद से पूछो इस चीज़ को कि जो पेपर आया था, क्या वो इजी साइड नहीं था क्या, और क्या उसमें 200 नंबर नहीं लाए जा सकते थे क्या, क्या वो सारे पीवाईक्यू ही नहीं थे क्या। ठीक है, कहीं ना कहीं के मान लो ईएससी के बहुत इजी क्वेश्चन हो गए या तो, ठीक है, या फिर सारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर रिपीटेड, क्या ऐसा नहीं था क्या, और ऐसा था तो कहीं आपकी तरफ से भी कमी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी एनालिसिस करना कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है और आप छोड़ना चाह रहे हो चीज़ों को, तो ये देखना कि कहीं आपकी तरफ से ही तो कोई कमी नहीं रह गई, क्योंकि मेंस बहुत ईजी पेपर था। ठीक है, और उसमें 200 नंबर लाना इजी था, मतलब एक डिपार्टमेंट तो आपको मिल सकता था। ठीक है, तो इसका भी एनालिसिस करना। और दूसरा कि मैं आपको बताता हूँ कि प्री की आपके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है एसएससी जेई के लिए कि कैसे आपको तैयारी करनी है। उसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर लेना, डेली आपको एसएससी जेई मेंस की किताब खरीद के रख लेनी है, आईएएस मास्टर की खरीद लेना। एक क्वेश्चन डेली अलग अलग सब्जेक्ट का आपको करना है, डेली कन्वेंशनल का। आज से ही आप प्रिपरेशन जब स्टार्ट करोगे, प्री की प्रिपरेशन के साथ साथ आपको मेंस का भी स्टार्ट करना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत सारे क्वेश्चन को मैंने कंबाइन करके आपको आंसर देने की कोशिश की। बहुत सारे कमेंट्स छूट भी गए होंगे मुझसे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम था आप लोगों से बात करने के लिए। अब 25 जून तक मैं सही में बहुत बिजी हो जाऊंगा। 25 जून के बाद ही, अपने पेपर के बाद ही डेली या फिर वीकली गाइडेंस वीडियो मैं बना सकता हूँ। तो उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो मेरा एक पेपर है, उसके लिए मुझे जी तोड़ मेहनत करनी है। ठीक है, और मैं आपसे भी होप करता हूँ, आपसे भी ये आशा है कि आप अभी से लग जाओगे, आप अभी डिटरमाइन करोगे, सेल्फ एनालिसिस करोगे, देखोगे कि आपको जाना है आगे, पढ़ाई करनी है या छोड़ना है। छोड़ना है तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। मान लो आपने क्विट करने का भी सोच लिया कि नहीं हो रहा, क्विट करने के बाद भी आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर क्विट करने के बाद भी आपके पास घर ही बैठना है आपको, तो फिर तो कर लो मेहनत, क्योंकि जो मेंस है, मेंस तो ऐसी चीज़ है कि अगर कोई मान लो सिविल का बंदा है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, और उसके पास
नॉर्मल कोई बंदा है, उसके पास सिविल है भी नहीं, नॉर्मल पर्सन है, उसको भी आप एसएससी जेई का पीवाईक्यू रटवा सकते हो। ठीक है, ऐसी चीज़ है। और मेंस का पेपर आप देखोगे सब बिल्कुल ऐसा ही था जैसे पीवाईक्यू उठा के दे दिया। तो इतनी मेहनत तो देखो आपको करनी पड़ेगी। अब अपने आप से पूछो ये चीज़, अगर आपने मेहनत उतनी नहीं की तो इस बार करके देखो, सिलेक्शन होने के बाद लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो क्विट करने के बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर आपको लगता है जॉब आपको मिल रही है कोई प्राइवेट तो ले लो उसको, उसके साथ साथ तैयारी करते चलो। ठीक है, लेकिन अगर आपको जॉब भी नहीं मिल रही है, आप क्विट भी कर रहे हो, तो फिर करोगे क्या? क्योंकि यहाँ पे तो एक मौका है ना आपके पास कि प्रिपरेशन करोगे, सिलेक्शन हो जाएगा और ज़िंदगी बिल्कुल चेंज। तो इन सब चीज़ों को भी देखना कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है। बाकी बातें करते रहेंगे, लेकिन अभी तो आपको ये सब एनालाइज करके तैयारी शुरू करनी है अभी से ही। वीडियो बना चुका हूँ मैं उस पर कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।